यानी कि न्यूट्रिशन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। अगर आपसे एक शब्द आ जाए कि पोषण है क्या चीज, तो आपके मन में क्या आएगा? बोलो जरा, किसी के मन में आए कोई बात? व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है? आपके मन में ये तो आएगा सर विटामिन है ना, और मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, ये, लेकिन ये तो पोषक तत्व है, ये पोषण नहीं है। तो लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनटेक ऑफ, यानी कि जीव के द्वारा, जीव के द्वारा, जीव के द्वारा पोषक तत्वों का लिया जाना, पोषक तत्वों का लिया जाना, लिया जाना, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, हाँ बेटा। फिर इसमें एक पॉइंट मैंने ये बोला, ज्ञान की वह शाखा जो पोषण का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? का अध्ययन करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? ट्रोफोलॉजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फिर हमने क्या बोला इसमें? जो साइंस की ब्रांच है जो इसका अध्ययन करती है पोषण का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। अब मेन बात ये आती है कि कोई भी जीव पोषण करता क्यों है? वाई डू वी रिक्वायर न्यूट्रिशन, हमको पोषण की आवश्यकता क्या है? तो लिखिएगा इसमें, जीव को पोषण ऊर्जा, कॉमा, जीव को पोषण ऊर्जा, कॉमा, शारीरिक मरम्मत, कॉमा, वृद्धि व उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। कोई भी जीव हो, उसको ये वो पॉइंट है जिसके लिए उसको रिक्वायरमेंट है कि इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन, उसको पोषण जरूरत है। भाई आप ही बताओ, एक जीव बिना इनके कैसे चल पाएगा? उसको ऊर्जा चाहिए, शरीर में चोट लग जाती है उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए चाहिए, या अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। कोई बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खास प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है। और वहीं पर छोटे बच्चों को देखो, उनको अपनी ग्रोथ करनी है, वृद्धि करने के लिए। यहाँ पर एक शब्द ये आया, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? बताओ नू, उपापचयी क्रियाएं किसको बोलेंगे? हाँ जी, उपापचयी क्रियाएं बताता हूं मैं क्या होती है। किसी भी जीव के लिए जीवन जीने की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अजय, अब मेन बात मेरे बच्चे आती है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये जैव रासायनिक शब्द तो आपने लिख दिया, जैव रासायनिक क्रियाएं, ये होती क्या है? मेरी बात समझना ध्यान से। इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं? इन्हीं को उपापचयी क्रियाएं बोल रहा हूं। अब देखो, जब
इन्हीं को मैंने बोल दिया उपापचयी क्रियाएं। चयी क्रियाएं। अब जब तक ऐसे शब्द आते हैं बायोलॉजिकल, ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं, देखिए, क्या शरीर के अंदर भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? होती है। यही है आपकी उपापचय क्रिया, क्योंकि भोजन का पाचन दरअसल एक रासायनिक क्रिया ही है। भाई आप देखो, भोजन में लेते हो रोटी, दरअसल हम रोटी नहीं लेना चाहते हैं, हमारा मकसद है रोटी के माध्यम से स्टार्च को लेना। स्टार्च बोले तो बेटा मंड, स्टार्च या मंड ये दोनों ही क्या हैं? ये हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आप जानते हो, इनको लेने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को लेने से आपको ऊर्जा मिलती है। जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनको लेने से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप ही मुझे बताओ, आपने तो ले लिया है कार्बोहाइड्रेट लेना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसे खुला नहीं बिकता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मिलते हैं। तो हमने क्या लिया? रोटी लिया, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब ये रोटी से जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, टूटना, ये पाचन की प्रक्रिया में होता, जो कि एक रासायनिक क्रिया है। यानी कह सकते हो, एक उदाहरण क्या है? भोजन का पाचन जैव रासायनिक क्रिया है। अच्छा, शब्द समझना, यहां पर जैव रासायनिक क्रिया लिख दूं मैं और एक रासायनिक क्रिया लिखूं, इसमें और इसमें अंतर क्या है? रासायनिक क्रिया लेबोरेटरी में आपकी लैब होती है, उसमें आप एक केमिकल दूसरे में मिला देते हो, कोई नया उत्पाद बन गया, तो वो है प्योरली एक रासायनिक क्रिया। लेकिन अगर रासायनिक क्रिया किसी जीव के अंदर, जिसके अंदर जीवन है, उसके अंदर अगर होती है, तब हम क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक। यानी इसको बोलते हैं बायो केमिकल रिएक्शन। और ये सारी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैसे? भोजन का पाचन नंबर 1, नंबर 2 ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करना। ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज लेने से ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे घर में एलपीजी रखी है, खाना नहीं पकेगा। एलपीजी से खाना तब पकेगा जब आप कंबशन करते हो, दहन। आप खोल दो, नॉब ऑन कर दो गैस की, लेकिन आप स्पार्क ना करिए, कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। जब आप स्पार्किंग करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, हम सब जानते हैं शरीर, छोटा बच्चा होता है, सोचो एक भ्रूण के बारे में सोचिए तो वो कितना छोटा होता है, माता के गर्भ में कितना छोटा होता है, लेकिन वो गर्भ में भी विकास करता है अपना, और जब गर्भ से बाहर आता है तो और बड़ा होता है धीरे धीरे करके। इसका मतलब ये हुआ उसके शरीर के अंदर कोई चीज बनी, वही तो उसको विकास कर रही है, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोटीन है ये एक शरीर का विकास करने वाला पदार्थ है। अब यह जो है आप बाहर से तो लेते हो, कई बार कहते हैं ना वो प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन तो आप बाहर से लेते हो, लेकिन जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यह टूटती है और इस प्रोटीन का निर्माण आपके शरीर में स्वयं होता है। प्रोटीन का निर्माण शरीर में होता है, इसीलिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस याद रखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में बताओ, सेल का कौन सा कोशिकांग, सेल बोले तो कोशिका, अगर किसी को याद हो, कोशिका का कौन सा कोशिकांग प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है? हमारे से तुम लोग पढ़ो तो हमारा तो पूरा बंटाधार हो ही जाना है। हाँ, 2 दिन का गैप हुआ ना तुम्हारा। हाँ,
एक एक बात ध्यान समझिए, ऐसे इतनी सहज पढ़ाई नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। पढ़ने के लिए जीवन में आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए, चीजों को ध्यान से समझिए और नोट करिए, प्लस इनको याद भी करिए। प्रोटीन सिंथेसिस, शरीर के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कहां पर होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे। ये रही सेल, सेल यानी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। जैसे ये मकान बना है ईंटों से, ऐसे शरीर बना है कोशिकाओं से मिलकर के। कोशिका के अंदर दो मेन भाग होते हैं, एक होता है केंद्रक और एक होता है केंद्रक के बाहर वाला भाग साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में यहां केंद्रक से जुड़ी हुई एक कोशिकांग है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्राद्रव्य जालिका, क्या बोल रहा हूं बेटा, अंतःप्राद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे दाने जैसी रचना लगी होती है। ये दाने जैसी रचना, इनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। अच्छा, 3 घंटे पिक्चर नहीं बोलते हो तुम लोग, हम देखते हैं, और एक छोटा नाम बोलेंगे तो राइबोसोम, ये कुछ समझ नहीं आया, ये कैसे होता है। हाँ, ये भी समझ में आया हमको कैसे होता है। इंटरेस्ट की बात है, आप अपने इंटरेस्ट कोई चीज नहीं भूलते हैं। इसमें काय का इंटरेस्ट, राइबोसोम में। अरे इसमें क्या लेना देना, ना आनंद दे रहा है ना अम्यूजमेंट कर रहा, काय को कोई याद रखे इस राइबोसोम को। भैया याद रखो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगर सेल से क्वेश्चन आ गया तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर सही मायने में देखो, पूरे जीव जगत में जो विकास का कार्य है वो इसी घटना के द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। ये डंबल जैसी शक्ल का होता है, ये देखो टेडी बियर मान लो, है ना, 2 यूनिट का बना होता है। ये वाला जो होता है, चूंकि हम लोगों की सेल है, हम लोगों की सेल कौन से प्रकार की होती, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक है। अनर्थ हो जाएगा, कसम हम बता रहे, पुलिस पकड़ के ले जाए ऐसे अपराध पर तो, कहे कि और सब खून माफ हो सकते हैं, लेकिन कोशिका का प्रकार तुमने गलत बताया इसलिए तुमको तो सीधे जेल होगी। और क्या, कहे कुछ अपराध ऐसे होते जो अक्षम्य होते हैं। हिंदी में शब्द है, एक शब्द है क्षम्य, और क्षम्य का विपरीत होता है अक्षम्य। तो कहने लगे कौन सा अपराध किया है, कहने लगे क्या डकैती डाली, कहे नहीं नहीं नहीं, वो तो छूट है उस पर। कहे ये जो है, ये नहीं बता पा रहे थे कि जो मनुष्य है उसकी जो कोशिका, उसका प्रकार कौन सा है, क्योंकि कोशिकाओं के प्रकार सिर्फ 2 है। कभी भी याद रखना, कोशिकाओं के प्रकार कौन से हैं, 2 होते हैं बेटा, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सब लोग विकसित कोशिकाओं के बने हुए जीव हैं, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। पूरे जंतु जगत में याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका, सिर्फ बैक्टीरिया, क्या शब्द लिख रहा हूं मैं, एक तो लिख रहा हूं मैं बैक्टीरिया, हिंदी में बोले तो अरे बैक्टीरिया, जीवाणु, और एक शब्द आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, नीली हरी शैवाल। मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये 2 होते हैं प्रोकैरियोट। खुदा कोई दिक्कत, सिर्फ मेरे बच्चे ये 2 जीव ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, अविकसित कोशिका के बने होते हैं, इनकी कोशिका विकसित नहीं होती है। इनके अलावा कोई जीव का नाम तुम ले लो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे कवक हो, फंगस, फफूंद, वो भी यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो समझ लो क्या अपराध तुमसे होगा। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक के बाहर क्या लगी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं राइबोसोम। बेटा राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक यहां मैंने 80S लिखा है, एक और होता है 70S, एक होता है 70S। दरअसल ये 70S वाला इनमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन 80S वाला ये यूकैरियोटिक पाया जाता है। बस यही वो एक कोशिकांग है जो प्रोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। ये बड़ी ही एडवांस और बड़ी सम्मानजनक क्रिया होती है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा और आप समझिएगा। डीएनए के बारे में सुना सब लोगों ने, डीएनए। बस डीएनए बेटा यहां रहता है केंद्रक में। तो क्या है बेटा, डीएनए, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए के अंदर आप समझ लो आपकी जन्म कुंडली होती है। डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, जैसे एक होता मेन रजिस्टर, फोटोकॉपी वाले के पास जाते हो कि तो भैया यू पन्ने फोटोकॉपी निकाल दो, स्कैन किया उसने, सेम टू सेम कंटेंट आपका फोटोकॉपी पे आ जाता है। तो वो क्या है, कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल ये है। तो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी तैयार करता है, जो इसके पास मैसेज है। किस रूप में करता है, क्या लिखा ये पढ़े मारा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। नाम देखो कितना बड़े, संदेश, संदेश किसका संदेश लेके जाएगा, डीएनए का। यहां से मैसेंजर आरएनए बना और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो कायक मैसेज लेकर के आया है, ये डीएनए मैसेज देता है कि ऐसा है, जाओ ऐसी ऐसी वाली प्रोटीन बनाना। कैसी वाली प्रोटीन, ऐसी ऐसी वाली। ऐसी ऐसी वाली बोले तो, अरे भाई तुमको बढ़िया ये काले काले लंबे बाल चाहिए, तो बालों में प्रोटीन ही तो है, कैरेटिन प्रोटीन। तुम नख बड़े होंगे, चुनीले वाले नहीं है, अच्छा काट रखे, अच्छी बात है। तो पॉइंट ये जो नेल्स है, नेल्स प्रोटीन के बने हुए, तो मेरे बच्चे प्रोटीन भी तुमको चाहिए, नेल्स चाहिए बढ़िया, तो कहता है वो वाली प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन बनाओ। फिर मान लो तुमने कहा सर जी ये नहीं, लेकिन आप सोचो कि एक वो प्रोटीन जो दालों में पाई जाती है, दालों में प्रोटीन, दालें होती है बढ़िया स्रोत, दालों में प्रोलिन नामक एक प्रोटीन होती है, तो वो वाली प्रोटीन दाल पेड़ पौधे हैं, उनमें भी सेल होती है, तो प्रोलिन नामक प्रोटीन उनमें बनवाई जाती है। आपने अगर कभी सुना हो आरबीसी का पूरा नाम क्या बोलते हो, रेड ब्लड सेल्स बोलते हो। इसमें ये आरबीसी का लाल रंग किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। अब नाम आप देख लें कितना बढ़िया लिया, हीमोग्लोबिन। ये बेटा दो चीजें हैं, ये क्या है, दो चीजें। इसमें जो हीम शब्द है, हीम ये तो वर्ण है, वर्ण का मतलब जो रंग, रंग प्रदान करता है, और इसमें जो ग्लोबिन देख रहे हो ये प्रोटीन है। और ये कैसी प्रोटीन है मालूम है, अच्छा कोई हीमोग्लोबिन का कार्य बता सकता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हमारे खून में मौजूद है, हमारे खून में दरअसल राउंड शेप्ड सेल होती हैं, उन्हीं सेल को बोलते हैं, और इन्हीं का रंग है लाल। जबकि हमारे खून में सुनो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, लाल रंग की यही है बेटा, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से पूरा खून हमारा एक पानी मटेरियल है,
खून में कितना है, कितना सिंपल खून को समझना होगा, ब्लड को कोई पूछ दे। एक तो लिक्विड भरा है खून में, लिक्विड, वो कहलाता है प्लाज्मा, और उसमें 3 प्रकार के सॉलिड मटेरियल पड़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, चारों चीजें मिला लो, क्या बोलोगे? रक्त, रुधिर, खून, ब्लड। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरा खून लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग इनमें मौजूद है। लेकिन अब आरबीसी में 2 चीजें हैं, देखो 2 पदार्थ हैं, जबकि लाल यही है, हीम। हीम, इसमें हीम वर्ड है, ये लाल रंग प्रदान करता है। तो ग्लोबिन क्या करता है? दरअसल आरबीसी का फंक्शन समझो कितना यूनिक है। आरबीसी का सबसे मेन काम है कि जब हम ऐसे सांस लेते हैं, वायु फेफड़ों में जाती है, फेफड़े से फिल्टर होती है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कौन बांधेगा? ये ग्लोबिन को। ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ किसके पास है? और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो ये मैसेज देता है शरीर के अंदर जाओ, किसको कहता है? जाओ बनाओ जा करके कैरेटिन प्रोटीन को बनाओ, ग्लोबिन प्रोटीन को बनाओ। बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, अलग अलग प्रोटीन बनेगी तो अलग अलग चीजें। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है ना, जिनकी वजह से आप कितने कार्य कर पाते हो। तो ऐसी प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर सेल में बनती है, और जहां जिसका यूज है वहां होता है। लेकिन आदेश कौन देता है? डीएनए। डीएनए मैसेज दिया मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए आ गया कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अब ये आता है, ये ऐसे लगता है डंबल जैसा इस पर, और फिर शुरू होती है प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस की। क्यों? यही वो ऐसा है जो अट्रैक्ट करेगा। दरअसल मेन बात है, प्रोटीन बनी किसकी होती है? कोई पूछे प्रोटीन बनी किसकी होती है, तो एक शब्द आप और सुनेंगे आगे जाकर के, इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन किसकी बनी होती है? एग्जैक्टली, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और खास प्रकार की प्रोटीन बन जाती है। मटेरियल वही है, आलू से ही दम आलू बनता है, आलू से गोभी आलू बनता है, लेकिन गोभी आलू की सब्जी को दम आलू नहीं बोलते हो, क्योंकि प्रोसेस अलग है, सीक्वेंस अलग है, कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। प्रोटीन बनेगा अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड, और यह प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाती है। एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, प्रक्रिया बंद हो जाती है, फिर अगला मैसेज मिलता है। तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे मेजर रोल प्ले कौन कर रहा है? राइबोसोम। इसलिए ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। और अगर आप पोषण नहीं लेंगे, अगर आप पोषण नहीं लेंगे, ये प्रक्रिया नहीं होगी। पूछो क्यों? आपको समझिए, प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है, तो आप जरा दिमाग लगाओ, हमें फिर प्रोटीन वाले भोजन की आवश्यकता क्या है? हर प्रश्न की नहीं बनता, बताओ। जब प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है, मैंने अभी बताया, देखो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो हमें बाहर से प्रोटीन वाला दूध है, अंडा है, मांस है, या सोयाबीन है, ये स्रोत है ना प्रोटीन के, हमें ये क्यों जरूरत है? नहीं नहीं, थोड़ा लॉजिकल भी तो हो जाओ। ये बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या मिलने से बन रही है प्रोटीन? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहां से आएंगे? प्रोटीन से। दरअसल ये अमीनो एसिड ही हमको चाहिए, इसलिए हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं। सबसे बड़ी बात जानते क्या है? एक राज की बात बताऊं, अपने तक सीमित रखना।
अमीनो एसिड पूरी दुनिया के अंदर मात्र 20 प्रकार के हैं। 20 प्रकार के हैं अमीनो एसिड, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। और एक रात की बात बताता हूं, इनमें से 10 ऐसे प्रकार हैं अमीनो एसिड के जो शरीर में ही बनते हैं। कितने? 10। शेष 10 कहां से चाहिए? वही बाहर से जो चाहिए उसके लिए हम दूध, सोयाबीन, हालांकि आप कौन खाता है, मोमोज के अलावा कहाँ आजकल आदमी जिंदा है, लेकिन भैया प्रोटीन, इफ यू रिक्वायर प्रोटीन यू नीड सच सोर्स ऑफ फूड, इनको लेना जरूरी है। ठीक है? क्या ओवरऑल मेरी कहानी समझ में आ रही कि नहीं, कि ऊपर से जूम करके निकल गई? कोई पॉइंट ऐसा जो बहुत हाई फाई लगा हो बोलो, मैं फिर से बता दूं अभी यहीं पर। बहुत साधारण प्रक्रिया है बेटा। जैव रासायनिक क्रियाएं हो सके शरीर के अंदर, क्योंकि ये क्रियाएं नहीं होंगी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए। सोच के देखिए, जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, देखिए भाई आप इस समय ये खाना खाइए, ये बंद करिए, क्या ये भी खाते हैं क्या? नहीं, रोक दीजिए, आप ये वाला भोजन दीजिए। क्योंकि रोगग्रस्त शरीर में व्यक्ति को अपना प्रतिरक्षा तंत्र या स्वस्थ होने के लिए एक खास प्रकार का न्यूट्रिशन लेना होता है। यानी कि न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य से सीधा संबंधित है। भोजन का पाचन, ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी में आप लिख सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। कोई मन में प्रश्न हो तुम्हारे पूछ लो, फिर ना पूछ पाओगे, फिर बाद में सोचो सर जी बहुत हमारे ये वाली समस्या होती है, पूछ नहीं पाए। प्रतिरक्षा तंत्र, कोई शब्द तुम्हें समझ में आया हो? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी। कोरोना काल में बड़ी जरूरत पड़ी थी इसकी। क्या तुम्हारी उनकी देखो बहुत, वो तो चले गए, हाँ उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, क्या हमको पता था? पूरे दिन एसी में पड़े रहते थे। इसका मतलब क्या भैया, एसी में पड़े रहे तो इम्यूनिटी कमजोर? जितना बॉडी लग्जरियस लाइफ जिएगी उतनी ही इम्यूनिटी वीक होगी, और जितना आप टफ लाइफ को जिएंगे उतनी आपकी अंदर स्ट्रांग होगी इम्यूनिटी। इसीलिए देखो पुराने लोगों को, पुराने लोग कितने मजबूत रहते थे। अब तो पूछो नहीं, घर में किसी दे दो चक्किया ला करके जान ही खा डाले आदमी। अब तो धीरे धीरे कहते हैं वो वाली भी आ रही मशीन जो रोटी बना के अपने आप ही दे दे। एक मशीन और डेवलप हो रही है कि खाना तो ठीक है मशीन बना देती, खिला भी दिया करे तो अपने आप रोटी तोड़ेगी, दाल में जाएगी, सब्जी में कहीं मुंह तक नहीं जाओ। हाँ हाँ हाँ, वो खरीदना है तुमको, वो वाला जो तुम्हारे साहब तावी काम। इसीलिए मैं तो कहता हूँ मॉडर्न साइंस को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए था उस पर्टिकुलर लेडी को जिसने इस लेवल पे ला के बेचारे खड़ा किया कि तुम रोबोट का निर्माण करो। हाँ, मैं तो एक लेख लिखने वाला हूँ कि हाउ टू थैंक्स सच लेडी जिसने इन्फ्लुएंस किया है। भाई मेरे को पढ़ाने से फुर्सत मिले तो मैं जरूर करूँ। तो मेरे बच्चे इतनी बात समझ पाए, ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका सीधा आएगा असल में कि जो न्यूट्रिशन होता है वह क्यों आवश्यक है। तो न्यूट्रिशन आवश्यक है, याद रखिएगा, भोजन पाचन के लिए, ग्लूकोज से टूट की ऊर्जा प्राप्ति के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। और यहाँ पर आप प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब ये भी है कि इसी के द्वारा बेटा क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रोटीन बनेगी तो वृद्धि होगी, तो ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड इम्यूनिटी, ये आपके 4 मेजर फैक्टर हैं। अब ये होता है भाई, जो जीव है वो भोजन प्राप्त करने के आधार पर, जीव पोषण प्राप्त करने के आधार पर, पोषण प्राप्त करने के आधार पर, प्राप्त करने के आधार पर, आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से निम्न प्रकार है? देखिए हम सब जानते हैं
एक तो आप सब जानते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, स्वपोषी। नंबर 1 पर आप ध्यान दोगे, एक तो वे हैं स्वपोषी, है ना, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो, हाँ बिल्कुल, इनमें किसको रखोगे, स्वपोषी। ये ऑटोट्रॉफ है बेटा, ऑटो माने सेल्फ होता है, हाँ जी। तो पहला वर्गीकरण बनता है ऑटोट्रॉफ का, ठीक, स्वपोषी है। यानी बेटा जिस जीव जगत में, इस जीव जगत में, तुम्हारे मुंह वहां नहीं पर लिखवाया होगा, यहां लिख लेना, जब भी कोई लेक्चर अटेंड करोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि सब अलग है, जो कुछ है आता वो मैं बोल देता हूँ आपको, कुछ ना कुछ एडिशनल मिलेगा। स्वपोषी का मतलब दोज आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, जो लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे स्वपोषी। स्व माने स्वयं, पोषी मतलब पोषण। इनमें सिर्फ एक का ही आता है, वो है हमारे हरे पौधे। हरे पौधे, ध्यान देना बेटा, हरे पौधे भी आते हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, इसमें जो नीली हरी शैवाल है बेटा, नीली हरी शैवाल है, ये भी आते हैं, यानी BGA। पौधे इसलिए भोजन बना लेते हैं अपना, क्योंकि पौधों के पास एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद है इनकी पत्तियों में, यह प्रकाश को ग्रहण कर लेती है, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसकी वजह से पौधे अपने अंदर ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो बेटा पौधों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, सूर्य का प्रकाश, ठीक, प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से नीचे वाटर, जल, बेटा ये लेकर के बनाते हैं अपने लिए भोजन। और भोजन के रूप में जो भोज्य पदार्थ बनता है, ध्यान रखिए, दैट इज ग्लूकोज। ऊर्जा आपको एक ही देगा, चाहे जो खाइए आप, वो है ग्लूकोज। तो पौधे ये घटना करके, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब सबसे बड़ी बात, ये जो हरे पौधे जिनको बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। तुम्हारे आसपास जितने पेड़ लगे हुए हैं सब में यूकैरियोटिक सेल है। और मैंने अभी आपको बताया कि BGA जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी क्लोरोफिल नहीं होता। तो बात ये आई, सर इसमें क्लोरोफिल होता नहीं, इसमें होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी, दरअसल इनको नाम तो बोला था ब्लू ग्रीन एल्गी, होते ये एक प्रकार के बेटा क्या है, बैक्टीरिया ही। लेकिन आप ध्यान दो, इनको मैं बैक्टीरिया नहीं बोल रहा हूं, इनको मैं बोल रहा हूं नीली हरी। असल में ये जो नीली हरी शब्द बोला हूं, असल में इनके अंदर ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। मतलब ये जो क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल ये एक रासायनिक पदार्थ है और हेल्प किसमें करता है, फोटोसिंथेसिस में। ऐसे ही कई अलग अलग रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अलग अलग रंग भी प्रदान होता है और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। इसीलिए ये नीली शैवाल होती है, भूरी शैवालें होती है, लाल होती है। मैंने एक बताया था लाल सागर, उसका नाम तो पक्का नहीं याद होगा, हाँ लिखा तो सब है उसमें, हाँ पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। और आगे भी है, हाँ लाल सागर सुना होगा आपने, ज्योग्राफी अगर कभी पढ़ी होगी, एक लाल सागर है, रेड सी बेटा। वो रेड सी रेड कलर का इसलिए है जानते हो, क्योंकि उसके अंदर इस एल्गी की, इस बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा संख्या है और वो लाल रंग की बैक्टीरिया है। तो वो पानी का रंग लाल नहीं है, उसमें ये शैवाल इतनी ज्यादा है कि वो लाल रंग का दिखता है।
उसका नाम है ट्राइकोडिस्टियम इरिथ्रियम, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसकी वजह से। तो याद रखिएगा, जैसे क्या आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो पौधों में होती है। क्या इनकी इस प्रक्रिया से हम जंतुओं को कोई लाभ है? तो पूछा है कोई लाभ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या जंतुओं को कोई लाभ है? मैं हाँ, मनुष्य और ये जानवर भी चाहे चौपाई घूमते, इनको नहीं मिलती ऑक्सीजन? तो जो भी जीव है, स्पेशली जो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक को छोड़ दो, सबको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। की घटना बेटा फोटोसिंथेसिस की ये है, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा बेटा सनलाइट, और ये हो गया क्लोरोफिल, यहां बना ग्लूकोज प्लस। इनके इस प्रक्रिया में ये तो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन पूरे जीव जगत के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और जबकि ये इनके लिए यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट है, उत्पाद मतलब उत्सर्जित पदार्थ है। हाँ, ना 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 ना, अब यही तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये मिक्सअप कभी ना करना मेरे बच्चे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, थमो थमो थमो। ये प्रक्रिया कौन सी बोलोगे, काहे की है? फोटोसिंथेसिस बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, जिसमें कौन सा कोशिकांग भाग लेता है मालूम है? अरे सेल तो कोशिकांग, कोशिका का अंग बताओ। किचन हाउस ऑफ द सेल। अरे बहुत तगड़ी पढ़ाई चल रही कसम से, इस समय हमको लग रहा है बहुत ओवर। क्या कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हैं, इस समय ओवर टाइम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे। ये प्रक्रिया अगर मैं पूछूं ये किस चीज का रिएक्शन मैंने लिख दिया है, बिल्कुल अलग घटना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट्स में होती है, प्लांट्स की सेल, ध्यान देना। अरे तुम कहां जा रहे हो यार, ये प्लांट की सेल, ये न्यूक्लियस केंद्रक, यहां पर एक कोशिकांग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब याद आया, हरित लवक। इसी कोशिकांग को मेरे बच्चे हम बोलते हैं क्या, किचन हाउस ऑफ दी सेल। नाम इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ध्यान सुनना। और एक और कोशिकांग है, यहां पर रहता है, इसी सेल में मिलेगा। और पहचान के नाम बताओगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बताना क्या बनाया दे, किसको पहचान है। और बड़ा बनाते हैं तो बड़ा ऐसे बनता है ये। कभी कसम से डायग्रामों नहीं देखे तुम लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बहुत ध्यान सुनना बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसमें होती है, किसमें, हरित लवक में। और ये किसमें पाए जाते हैं, पौधों में। माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाए जाते हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, सब में मिलते हैं। दूसरी ये किसकी थी घटना, कौन सी रिएक्शन है,
अब मैं लिख रहा हूं श्वसन की क्रिया बेटा बिल्कुल अलग है। क्या होगा? पौधों के पास ये बन गया मटेरियल और हम लोगों ने पौधों से खा लिया, ले लिया। क्या मिला हमारे पास में? और जब हमने सांस ली, सांस के द्वारा ऑक्सीजन खून में पहुंची, खून पहुंचा हार्ट में, हार्ट ने पूरी बॉडी में पहुंचाया, हर बॉडी की सेल में ऑक्सीजन गई और उसने बेटा इसी ग्लूकोज को तोड़ दिया। क्या बना जरा देखो, प्लस ये घटना कहाँ हो रही है? तो कभी भी आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये प्रक्रिया अलग, ये प्रक्रिया अलग, दोनों चीज अलग है। जंतुओं में ये होती ही नहीं है, जबकि पौधों में ये भी होती है, ये भी होती है। जंतुओं में सिर्फ ये वाली घटना होती है। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है और यहाँ भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया बेटा पूरी होती है क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक बोलते हैं उसको। इसी हरित लवक में ही है क्लोरोफिल। और यह प्रक्रिया पूरी होती है एक बार, असल में इसमें कई स्टेप होते हैं, ठीक है, तो उसमें मेजर पार्ट की बात करता हूं, बस मोटा मोटा समझो। यह प्रक्रिया मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? क्या है? देखो रट रट मार रखा है अच्छे से, पावर हाउस ऑफ द सेल। दो तीन तो कभी कोई शायद ही भूल जाए। एक कहते पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आता है क्या? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हमें मालूम है ना कौन सा होगा पक्का, लग रहा था ये। एक कोशिकांग के लिए, एक कोशिकांग है जिसका नाम बेटा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम को संज्ञा दी गई है आत्महत्या की थैली। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अपने मुद्दे पर रहते हैं। आप समझ पाए? तो कौन है स्वपोषी बेटा? जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण में कौन कौन? हरे पौधे, नीली शैवाल। और किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसमें कौन सा कोशिकांग रहता है? क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिकांग है, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपको जमीन से जल लेते हैं, जड़ों से जल जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, सनलाइट सन से प्राप्त होती है, क्लोरोफिल मौजूद है इसी के अंदर। प्रक्रिया होती है और बड़ी एडवांस प्रक्रिया है, ठीक। खैर, अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर ये सुपोषी हो गए, तो दूसरे जो बचते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। नंबर 2 बेटा क्या है? परपोषी, या इन्हीं को बोलते हैं विषमपोषी। इन्हीं को बोलते हैं विषम पोषी, या इनको हेट्रोट्रॉप भी कहते हैं। हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। अब हेट्रोट्रॉप के इसके निम्न प्रकार है, या पहला इसमें एक स्टार बना के पॉइंट ये लिख लो बेटा, ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स। ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। भाई वो स्वयं बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी थे। ये दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या है बेटा? परपोषी। पर माने तो दूसरा, पोष दूसरों से प्राप्त करना। ये अगला पॉइंट, ये निम्न प्रकार के हैं। निम्न प्रकार के हैं।
नंबर 1 पे मैंने बोला था शाकाहारी, हर्बीवोर्स, दूसरा बताया था मांसाहारी, कार्निवोर्स, तीसरा बताया था हमने सर्वाहारी, चौथा बताया अपमार्जक, स्कैवेंजर्स। किसको बोलते हैं? जो शाक, जो पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो मांस को भोजन के रूप में जो पौधों और मांस दोनों को तुम्हारा बहुत मोटा स्टेज तैयार हो गया, मुझे लगता है। राइटिंग तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, ये और भी अच्छा हो जाए। ये कंटेंट अगर याद हो जाए, और मेरी बात याद रखिएगा, जिन्हें चीजें याद नहीं होती वो लोग छोटे छोटे अभ्यास जरूर किया करें। आप लोग कभी भी ये ना करो बड़े स्लॉट में पढ़ाई करो, ये आप प्रैक्टिकल करके देखो तो आप मेरी बात समझ पाओगे। आप 10 मिनट के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, उसको सिर्फ पढ़ो, फिर रख दो, फिर आप अपना काम करके फिर आइए 10 मिनट करिए। लेकिन यह प्रक्रिया आप 3-4 बार करिए, और ये भी करके देख लेना, एक दिन 1.5 घंटे बैठ पढ़ के देख लेना, और आपको पता चल जाएगा कि 10 बार की 10 मिनट की प्रक्रिया आपने 3 बार की, आपने समय दिया टोटल 30 मिनट, और आप एक ही बार दीजिएगा 1.5 घंटा, और उसके बाद देख लीजिएगा 2 सब अलग अलग सब्जेक्ट प्रैक्टिकल कर लो, और बताना कौन सा याद रहता है। अभ्यासेन विद्या वर्धते, जितना आप अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, जितना आप अभ्यास करोगे उतना कंठस्थ होता है। और अगर ये आपने ठान लिया कि सर हम याद तो करेंगे लेकिन उससे पहले हम समझेंगे, तब तो फिर याद नहीं करना। एक बार आप समझने का प्रयास करो, शब्दों पे जाइए, वो अपने आप में सारी बातें खुद कहती हैं। तो ये 4 प्रकार याद रखिएगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आया था इस पर, अपमार्जक पर। नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिएगा, अपमार्जक को, अपमार्जक को प्रकृति का, हाँ जी, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्यों कहते बेटा? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई जीव है, मर गया कहीं पर, रोड किनारे हैं, बहुत से जीव हैं, जंगलों में रहते हैं, सड़क किनारे के जो छोटे छोटे जंगल है उनमें रहते, वो मर गए। अब उनको कोई सही तरीके से डिकम्पोज तो करेगा नहीं, हटाएगा तो है नहीं, लेकिन वहीं पर इसी प्रकृति में, जैसे
कि भेड़िया है, ठीक है, गिद्ध है, ठीक, हाइनाज है, लकड़बग्घे, ये मृत जीवों को खा लेते हैं। तो इनके खाने से क्या हुआ, जो एक जीव पड़ा पड़ा सड़ रहा था वो प्रक्रिया ना होकर के उसका इन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, तो वहां से सफाई हो गई। तो वो वहां संक्रमण नहीं फैलाएगा, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा वो परपोषी। इसके बाद लिखिएगा नंबर 3 पे परजीवी, पैरासाइट। पैरा मीन्स होता है टू लिव, है ना, पैरा टू लिव ऑन, साइट माने प्लेस, जो किसी जगह पर रह करके भोजन प्राप्त करे, यानी किसी दूसरे के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है पैरासाइट। देखिएगा इसमें, जब एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहकर, ये नहीं साथ में रहकर नहीं, साथ का मतलब वो एक दूसरे पर ना रहना लेकिन वहीं पर रहना, ये अलग प्रक्रिया है। एक जीव दूसरे के बॉडी पर ही रहेगा, ये कंपलसरी है इसमें। एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है, तो रहने वाला जीव परजीवी और यह पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे शरीर पर जुओं का पाया जाना, जानवरों पर आप कई प्रकार के कीट देखते हैं उनके शरीर पे लगे रहते हैं, तो वे परजीवी हैं, दूसरे के शरीर पर आकर के ही भोजन, जैसे मच्छर है परजीवी है, याद रखिएगा, यह दूर से रहकर नहीं खुद चूस पाएगा जब तक ये बॉडी पर नहीं आएगा, बॉडी पर आकर के ही ये भोजन लेता है। यहां 2 शब्द याद रखिएगा आएंगे, जैसे कि मनुष्य और उसके शरीर पर मान लीजिए है मच्छर, तो यहां जो मनुष्य है ये पोषक कहलाता है, यानी होस्ट, यानी परजीवी जिससे अपना पोषण लेता है वो क्या कहलाएगा, पोषक, और जो पोषण लेगा वो कहलाएगा परजीवी। आगे जब आप पढ़ेंगे कभी मानव रोग जनकता, मानव में होने वाले रोग, उसमें इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कोरोना के केस में मैंने बताया था आपको, कोरोना देखो एक बीमारी काज करने वाला कारक था, लेकिन उसने सभी जीव जंतुओं में बीमारी काज नहीं की, उसने सिर्फ किसमें की, मनुष्य में की। यही कहलाती रोग जनकता, यानी कि जो बीमारी काज करने वाला कारक है उसका होस्ट, यानी किसके घर में रह के बीमारी करेगा, ये निश्चित होता है। इसीलिए आप देखते हो मनुष्यों में बीमारी खास होती है, जानवरों की बीमारियां अलग होती हैं, पौधों की बीमारियां अलग होती हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग मनुष्य में नहीं होता, अरे वाह, धान में लगने वाला खैरा रोग मनुष्य में नहीं होता है, गायों में नहीं होता, लेकिन जानवरों में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग मनुष्य में नहीं होता है, मनुष्यों में होने वाले रोग जानवरों में नहीं होते, क्योंकि इनके लिए जो पैरासाइट है या परजीवी है या जो पैथोजन है, यानी जो रोग पैदा करेगा, उसका अपना प्लेस फिक्स होता है, ये संबंध होता है असल में। इसलिए हर एक जीव हर जगह बीमारी
नहीं पैदा करता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। परजीवी, परजीवी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिससे पोषण प्राप्त होता है वो पोषक कहलाता है, और जो पोषण प्राप्त करता है वो परजीवी। इसमें वन साइडेड मामला है, यानी एक प्राप्त करता है, ठीक है, और एक नुकसान उठाने वाला है। एक ही लाभकारी है, एक लाभ लेने वाला है। एक ऐसा भी है जो आगे बताऊंगा मैं, जिसमें दो लोग एक साथ रहते हैं और दोनों बेनिफिट उठाते हैं। नंबर 4 पे लिखिएगा, सहजीविता। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इससे 110% क्वेश्चन आएगा। जब दो जीव, देखिएगा, जब दो जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं तो यह संबंध सहजीविता कहलाता है। और ये जीव सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरण, किसका उदाहरण दिया था बेटा हमने? लाइकेन्स का, लाइकेन का, याद रखिएगा। ठीक है। लाइकेन, अब लाइकेन में दो जीव होते हैं। लाइकेन कहाँ मिलेंगे? पुराने दरवाजे वगैरह जहां रखे होते हैं उनमें मोटे मोटे गांठें से लगी मिलेंगी आपको, लगेगा जैसे फफूंद लगी है इसमें। वो गोल गोल बिल्कुल चिकने जैसे होते हैं। ठीक है। वे दरअसल फफूंद नहीं है, वे क्या है? लाइकेन है। और लाइकेन में दो पौधे या दो जीव एक साथ रहते हैं। लाइकेन होते हैं दरअसल शैवाल प्लस कवक, यानी बेटा फफूंद है और शैवाल। शैवाल वही काई, हरी हरी काई जो लग जाती है जहां पे नमी होती है। ये दोनों एक साथ, अब होता क्या है इनमें? इनमें असल में ये दो तरीके, इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से। ऊपरी भाग जो होता है वो शैवाल का होता है और निचला भाग है कवक का। तो यहां पर इसी में लिखोगे, ये लिख लेना, शैवाल फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाकर कवक को प्रदान करती है और कवक सतह से फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर शैवाल को प्रदान करता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की, इनको दिया भोजन, इन्होंने नीचे से जल दिया इनको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना बेटा। अरे दादा छोटे हो गए।
लास्ट पॉइंट लिखना, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वहां पर लाइकेन की संख्या कम होने लगती है। लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर नोट कराई। जिस माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, इनकी संख्या घटेगी, उगेंगे नहीं। दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? शैवाल और कवक के। ये संबंध क्या कहलाता है? ये संबंध कहलाता है सजीवता। और ये जो जीव होंगे ये क्या कहलाएंगे? सहजीवी। इतनी बात क्लियर? पूरे में से बच्चा जो तुम्हें चीज ना समझ में आई हो, तुम्हारे पास लिखा रखा है सब कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नहीं भाई, अभी क्या करनी है? अभी लिखते रहो, अभी कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू। तो मतलब रहेंगे सारी चीज पूरी।